बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सारे बच्चे जो ख़ास तौर पर हैं वो क्योंकि 2-1 दिन बाकी रह गए हैं तो 14 अगस्त की भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे, खूब उनमें जोशो खरोश पाया जा रहा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें झंडियों की, झंडा लगाने की, तो इनको लगाने के साथ साथ ये ख्याल रखें कि इसकी आपने इज़्ज़त करनी है। जो झंडियाँ मैंने देखा है, क्योंकि मैं देख रही थी कि रास्ते में सड़क पर भी पड़ी हुई थी इधर उधर, मतलब मैंने देखा कि वो बच्चे अक्सर लगा रहे होते तो वो गिर भी जाती हैं, तो वो जब गिर जाए तो उसको उठा के आप वापस रखें अपने पास या तो, और उनकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा झंडा, उसकी इज़्ज़त करेंगे तो हम कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है और अगर हम झंडियाँ या झंडे लगा रहे हैं तो फिर उतारना भी है। हमने ये इंतज़ार नहीं करना कि ये बारिश हो, किसी तरह नीचे ज़मीन पे पाँवों में आ रहा हो, तो इस तरीके से नहीं करना। हमें पहली ज़िम्मेदारी तो हमारी है कि बच्चों की ये तरबियत करें कि ये झंडा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, झंडियाँ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 14 अगस्त ज़रूर मनाएं, लेकिन 15 अगस्त को इस बात का भी ख्याल रखें कि बेहुरमती ना हो रही हो पाकिस्तान के परचम की, पाकिस्तान के झंडे की। अच्छा, ख़ास तौर पे इकरा, पता नहीं अब वैसा होता है या नहीं होता। हम छोटे थे, परेड हुआ करती थी और हम सुबह उठ जाया करते थे, कौमी तराना बजता था, सब खड़े हो जाते थे और पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं, जब तक कौमी तराना जो है बजता रहेगा आप खड़े रहेंगे। तो हम लोग खड़े रहते थे, सारे इंतज़ार करते थे इस चीज़ का। कुछ चीज़ें इस तरह की कम हुई हैं, लेकिन ये जज्बा बचपन से ही आ रहा होता है और बचपन से ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को कि वो इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों की करें। ख़ास तौर पर जिस तरह से अब हम 15 अगस्त की बात की कि 15 अगस्त तक ये होता है कि सब भूल भुला जाते हैं कि जी अच्छा 14 अगस्त का इवेंट था वो गुजर गया, अब ना झंडा उतारना है ना झंडियाँ उतारनी है, उनको फ़ौरन उतारनी है। क्योंकि हमजा ये करते थे बचपन में कि हम लोग झंडा उतारते थे, तय करके वापस हम लोग उसे संभाल के रहते थे कि अगले साल फिर ये हमें काम आएगा, और झंडियाँ भी सारी उतार देते थे। बेशक हम अगले साल नई लगा लेते थे, लेकिन फिर भी ये है कि उनको हम पैक करके रखते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और ये ज़रूर ये आपने प्रैक्टिस करनी है। और मेरे वो वाले भाई जो अपनी बाइक्स चमकाने पे इस वक्त पूरा जोर दे रहे हैं, साइलेंसर उतारने पे जो है ढूंढा जा रहा है किससे उतरवाना है, मेहरबानी कीजिए वो जो बाजे हैं पाँ वाले वो ना लें, और ये जो आपने साइलेंसर वाला काम करना है ना करें, इससे लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं। तो हमें 14 अगस्त का जश्न लाजमी तौर पर मनाना है, लेकिन इस दफ़ा तो हमने SOPs का ख्याल भी करना है। पिछले साल भी हमें पता है हमने कोरोना की इस लहर के दौरान ही जो है 14 अगस्त का जश्न है, जो आज़ादी का जश्न है, वो मनाया था। तो अभी भी हमने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये जश्न मनाना है और अपने परचम की हुर्मत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी कोरोना वायरस की बात करेंगे। NCOC ने बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार को मजीद तेज़ करने का फैसला किया है और यही एक अभी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। बिल्कुल अहम कदम उठाते हुए वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। ये फैसला वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत के बाद किया गया। इसके अलावा NCOC ने 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दिया। हाँ जी, और 10 सितंबर के बाद सफ़र के लिए वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट भी कारामद नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जुज़वी की, का मतलब यह है कि जो एक जिसने डोज लगवाई है और सेकंड डोज नहीं लगवाई हुई, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई हुई फिर तो आप देख लें कि चांस ही नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। उधर कराची में कोरोना की चौथी लहर में हमने देखा है दोबारा से तेज़ी आई है। महकमा सेहत सिंध ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ शहर में मुस्बत केसेस की शरह 21.89% रही है। अच्छा, वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने खदशा जाहिर किया है कि मुहर्रम के दौरान मातमी जुलूस और मजालिस की वजह से केसेस की तादाद दोबारा बढ़ सकती है। इसीलिए अवाम जो है वो SOPs पर सख्ती से अमल करें, ये जो है एहतियात लाजमी है। हाँ, एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि कोवैक्स के तहत चीन से इंसदादे कोरोना वायरस वैक्सीन की 10 लाख डोजेस भी पाकिस्तान पहुँच गई हैं और रूस ये कह रहा है कि स्पुतनिक 5 जो कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ 83% तक मौसर है। तो ये सारी सिचुएशन है, इसी पर बात करेंगे, माहिराना राय लेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वैक्सीन की दूसरी डोज का जो दौरानिया है ये हम अपनी मर्जी से ही बढ़ा देते हैं, अपनी मर्जी से ही कम कर देते हैं, या किसी रिसर्च की बुनियाद पर किया जाता है?
जी वालेकुम सलाम। तो इस पे रिसर्च होती है ऑब्वियसली, एंड जितने भी वैक्सीन हैं तकरीबन सारे के जो हैं जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 4 हफ्ते की थी, कुछ की 3 हफ्ते की हैं। अब इसमें कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जैसे एस्ट्राजेनेका है, जिसके अंदर ये पता लगा है कि इवन दो 4 हफ्ते जो हैं वो ठीक हैं, मगर अगर उसको और लंबा कर दिया जाए तो शायद इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी बनती है। मगर उससे नुकसान ये होता है कि फिर लोगों को फुली वैक्सीनेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो बैलेंस होता है, इसको देखते हुए इन लोगों ने अब इसको वापस 4 वीक्स पे कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कितनी ज़्यादा मौसर है? क्योंकि बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं उसके हवाले से आ रही हैं कि फ़लाँ वैक्सीन जो उसकी एफिकेसी इतनी है, तो फिर लोगों में जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि डेल्टा के अगेंस्ट पता नहीं ये वाली वैक्सीन जो है वो करामद होगी भी या नहीं होगी। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि याद रखें डेल्टा वेरिएंट हमारा 100% जो कोविड है वो डेल्टा वेरिएंट नहीं है, बल्कि आफान के अंदर अबाउट 50% केसेस या 60-70% केसेस डेल्टा होते हैं, यानी कि डेल्टा के अलावा दुनिया और भी है कोरोना वायरसेस की। दूसरी चीज़ ये है इवन दो हम कहें कि भाई आपकी एफिकेसी या जो इसकी सलाहियत है ये थोड़ी सी कम हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि ज़ीरो हो गई है, और फिर भी ये काफ़ी कारामद वैक्सीन हैं जितनी भी हमारे पास अभी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं आजकल। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से कि कराची में हमने देखा है कि शराब फिर से एक बार ऊपर गई है, ये फिर से तशवीशनाक बात है या फिर हमें एक वीक का डेटा लेना पड़ेगा फिर कुछ पता लगेगा कि असल ट्रेंड क्या है? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अभी बहुत जल्दी है क्या ना, नंबर्स पे तो रोज़ ही देखते हैं, एंड वो थोड़ा सा एक डिप आया था, फिर एक थोड़ा सा बड़ा है, मगर 2 दिन की वैल्यू से आप कह नहीं सकते कि क्योंकि ये जो है ये फ्लक्चुएट तो होता रहता है थोड़ा सा, मगर एटलीस्ट वो तेज़ी से इजाफा नहीं जितना तेज़ी से इजाफा पहले हो रहा था। अब उम्मीद इस बात की कि ये तेज़ी नहीं पकड़ेगा आने वाले दिनों में। अच्छा, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही है, मतवातर 4000 से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। ये रुझान कब तक जारी रहने का इम्कान है डॉक्टर साहब? ये चलेगा जब तक हम लोग एक तो खुद SOPs फॉलो नहीं करेंगे, एंड इस वजह से ये जो त्यौहार आ रहे हैं इसमें हमको थोड़ी परेशानी है कि अब 2 या के बाद दीगरे अभी आएंगे तो उसमें ये ना हो कि एकदम से ये फैल जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्टेड आती है तो फिर वो खुद ही कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने दूसरे वेव्स में भी देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले हमने ये देखा ख़ास तौर पे कराची के अंदर वो रुझान नहीं था वैक्सीन लगवाने का, लोग खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे थे, लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट ने कुछ सख्तियाँ की हैं, कुछ ऐलानात किए हैं कि हम ये मज़ीद सख्तियाँ करेंगे, रश बहुत ज़्यादा लग गया था। अभी आप क्या देख रहे हैं कि रफ्तार तेज़ हुई है, रुझान बढ़ गया है? जी, तो रश में थोड़ी सी कमी आई है। उसकी एक वजह ये है कि बहुत सारे और वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए हैं, जैसे कि सॉर्ट ऑफ ओपन जो फील्ड्स हैं वहाँ पे सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर खुले, ताकि जितने भी रश है वो एक जगह जो हजूम लग गया था एक्सपो सेंटर पे और दूसरे बड़े सेंटर्स पे, वो अब थोड़ा सा डाइल्यूट या डाइवर्ट हो गया। रुझान अभी भी है, वैक्सीनेशन चल रही है, मगर उस तरह का रश थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रेशर कितना है इस वक्त अस्पतालों पे? हमने पहले देखा था कि सिंध में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था हेल्थ सेक्टर के ऊपर, अभी आप देख रहे हैं कुछ शरह नीचे भी आई थी, कुछ बेहतरी आई है? नहीं, फ़िलहाल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, एंड उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक दफ़ा केसेस कम भी होते हैं, तो यानी कि फ़र्ज़ करें किसी को कोविड होता है तो उनको अस्पताल जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद जाते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आज एकदम से केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं तो प्रेशर जो है वो मज़ीद फिर भी 1 या 2 हफ्ते तक रहता है अस्पतालों में, फिर वो कम होता है। अब इंशाल्लाह अगर हमारे रेट्स दोबारा नहीं बढ़ते हैं ज़्यादा तो ये प्रेशर अगले आने कुछ हफ्तों में कम होना शुरू हो जाएगा। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो फिर वही प्रेशर जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही है कोविड के हवाले से कि इसके लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इंसानी जिस्म पे, इंसानी दिमाग पे, ख़ासतौर पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो इंसानी जहानत है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो पाकिस्तान में भी इस किस्म की रिसर्चेज कंडक्ट की जा रही हैं? इस तरह की रिसर्चेस हो रही हैं उस पैमाने पे नहीं जहाँ पे जैसे बाहर मुल्क में हो रही हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो काफ़ी ममालिक में है कि उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो सब एक बड़े डेटाबेस में होते हैं, तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना निस्बतन आसान होता है। यहाँ पे हर हॉस्पिटल जो है वो अलग अलग होता है और एक अस्पताल में ज़्यादातर पेपर वाला काम होता है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत डिले होती हैं। मगर इस पर तहकीक भी है, कुछ पब्लिश भी है हमारे लोकल डेटा, तो ये हो तो रहा है मगर इतने बड़े पैमाने पर।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि जो सूरत हाल है अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है सिंध के हेल्थ सेक्टर पे। देखा जाए कुछ केसेस कम हुए थे, लेकिन फिर एक दफ़ा हमने देखा है कि केसेस ऊपर गए हैं। ख़ासतौर पे हम कराची की बात कर रहे हैं, ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, हमारे पास और कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि SOPs का ख्याल करें और सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखना ही रखना है। ये मत समझें कि आप अपने आप को अगर वैक्सीनेट करवा लेते हैं तो फिर आप लोग जो है वो सेफ़ हैं और आप मास्क नहीं लगाएंगे। आप मास्क का भी इस्तेमाल उसी तरह करें जिस तरह से आप वैक्सीनेट होने से पहले कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, मतलब बात करेंगे बलूचिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकारी खजाने को पानी की तरह बहाया गया है। इस बात का इंकशाफ हुआ है। PDMA की जानिब से कोरोना फंड के खर्च किए गए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की तफसीलात सामने आई। अच्छा जी, जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक फ़ी थर्मल गन जो है वो 21,960 रुपये और मेट्रस 10,000 रुपये में ख़रीदने का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता साल फरवरी में कोरोना की पहली लहर के दौरान बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वबा से निमटने के लिए PDMA को 2 अरब 23 करोड़ रुपए दिए थे। अच्छा, थर्मल गन की हम बात करते हैं। कई लोगों ने खुद से भी इसको परचेज किया होगा, वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने में परचेज किया था और ये पहली लहर के दौरान किया था जिस वक्त शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा थी। खैर, PDMA ने गुज़श्ता साल फरवरी से जून तक 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 166 अशिया खरीदी गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक N95 मास्क 800 रुपए का एक खरीदा गया और 1 करोड़ 60 लाख के 20,000 मास्क खरीदे गए हैं। जबकि अगर हिफाजत लिबास की बात करें 15 लाख में खरीदे गए 1 करोड़ 22 लाख की पानी की सिर्फ छोटी जो बॉटल्स होती हैं वो खरीदी गई। और करंतना मराकज़ की अगर बात करें तो वहाँ टेंट की कील लगाने पर भी 13 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कील लगाने के लिए इतना खर्चा हुआ। खैर, इसके अलावा कोरोना फंड से क्रिकेट बैट खरीदे गए हैं, बॉल्स खरीदे गए हैं, फुटबॉल खरीदे गए हैं, गुड़िया खरीदी गई है, लूडो खरीदी गई है और यहाँ तक के ताश भी खरीदी गई है। और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चवानी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत चवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, ये दुरुस्त बात है कि बलूचिस्तान में कोरोना फंड से लूडो, ताश, फुटबॉल, गेंद और बैट खरीदे गए? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। और 22 फरवरी 2019 को जब ईरान में कोविड की बड़ी वेव आई और उसके बाद फिर बॉर्डर बंद करने के बाद जब ये SOP इस्टेब्लिश किए कि जितने लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, तो क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पे हमने टेंट सिटी इस्टेब्लिश किया। वहाँ बेड्स की ज़रूरत थी, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत थी, खाने पीने की अशिया, ये सब बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और ये जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे लेते, अपने जो हमवतन वहाँ पर आए थे उनकी खिदमत हमने करना था, उनके मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना था और हमने दिया। चूँकि क्वारंटाइन सेंटर में लोग वहाँ पे रहने पे आमादा नहीं थे, ईरान से तकरीबन 1 महीने वो वहाँ पर रह कर आए थे, ज़ियारत के लिए गए थे, मुसाफत तय करके आए थे, थके हुए थे, अपने घर जाना चाह रहे थे और फिर उस वक्त लोगों का माइंड ये था कि कोरोना से उनको कोई ख़तरा नहीं। तो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए लोगों को रखना बड़ा मुश्किल था। और 14 दिन जब लोग किसी कन्फाइंड एरिया में रहते हैं और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर कोई शहर नहीं बल्कि एक BHU है हमारा सिर्फ वहाँ पे तफ्तान में, तो वहाँ पे हमने ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया। तो लोगों को हमने रखा, उनको तमाम हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए। और लूडो, ताश या फुटबॉल आपको पता है कितने थे, चूंकि वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे, उनको चाहिए थे। लूडो टोटल हमने 158 रुपये पर लूडो की कास्ट थी। 24 लूडो हमने प्रोवाइड किए, 3,792 रुपये बनते हैं। प्ले कार्ड जो है वो 24 पैक्स हमने लोगों को दिए, 7,920 रुपये बनते हैं। फुटबॉल जो है 24 दाने 198 रुपये पर फुटबॉल की कॉस्ट थी, 4,752 रुपये बनते हैं। और बैट जो है बल्ला 395 रुपये में एक बल्ला, 30 दाने 11,840 पे बनते हैं। और वहां पे लोगों की ये डिमांड थी। आपको याद होगा कि क्वारंटाइन सेंटर से सैकड़ों लोग जो है वो निकल कर भाग गए थे। उनको बाद में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एहलकार, उन्होंने उनको वहां पे पकड़ा, रोड बंद कर धरना देकर वो बैठे। तो लोग वहां पे बैठने पे कथन आमादा नहीं थे। और ये कोई बहुत बड़ी कोई खर्चा नहीं, ये जो अपोजिशन ने एक इशू बनाया हुआ है। कोई टोटल ये जो लूडो है, प्ले कार्ड्स हैं, बैट है, फुटबॉल है, चूंकि बच्चे थे, बच्चों को तो और भी ज्यादा मेरे ख्याल में टॉयज भी हमने प्रोवाइड करना था, बहुत सारे और खिदमात थे, लोगों की सर्विस हमने करनी थी। बच्चे वहां पे रोते थे। बाद में आपको याद होगा कि लोगों के डिमांड थे, बहुत सारे लोग स्मोकर थे, वो सिगरेट का डिमांड कर रहे थे। पोजीशन भी ने ये मामले को ऐसे ही मतलब उठाया, लेकिन क्या बलूचिस्तान हुकूमत इस मामले की अब शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है?
ऐसा मैकेनिज्म हमने इस्टेब्लिश किया है कि इंटरनल डिपार्टमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को देख रही होती है, चीज़ें फिल्टर हो रही होती हैं, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है इस वक्त बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश किया। उसके बाद एंटी करप्शन का जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है उसको हमने बड़ा अपने पाँव पे हमने खड़ा किया है, वो बड़ा फाल है। नैब है और नैब के साथ दी ओनली गवर्नमेंट इज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हमने नैब के साथ हमारा जो CMIT है चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम MOU हमने साइन किया है। नैब को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सेस दिया हुआ है। इसका ये मतलब ये है कि सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, इस शोबे में नहीं कि PDMA में अपोजिशन ने कोई आवाज उठा ली हमने इसको देखा, बल्कि तमाम सेक्टर्स में, तमाम शोबों में जहां जहां काम हो रहा है डेवलपमेंट सेक्टर में, वहां जहां पर कंप्लेंट्स हैं हम उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। CMIT में इंक्वायरीज जा रहे हैं, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रही है। इसमें भी किसी को शिकायत है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है शवानी साहब, लेकिन अगर इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती हैं, कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो फिर हुकूमत क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इंक्वायरी का मकसद ही यही है, अगर किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना हो तो फिर इंक्वायरी कंडक्ट करना वक्त के ज़िया के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स इंक्वायरी कंडक्ट होती है लेकिन ड्यू प्रोसेस के साथ, मेरिट पे, फैक्ट पे, फैक्चुअल पोजीशन पे, लीगल पोजीशन पे, सिर्फ अक्यूजिशन की बुनियाद पे नहीं, किसी बाइस्ड स्टेटमेंट की बुनियाद पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे, और जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसको अपने एविडेंस प्रोवाइड करना, अपने डिफेंस का उसको राइट है। ड्यू प्रोसेस के बाद जिसके खिलाफ कोई एक्यूजिशन साबित होती है ऑफ कोर्स कार्रवाई होगी। पास्ट में भी होता रहा, अब भी होगा। ठीक है शिवानी साहब, बलूचिस्तान हुकूमत की बात करते हैं। अब तक करप्शन पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, मेक श्योर करते हुए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 3 सालों में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने करप्शन को मिटिगेट किया है, रिड्यूस कर दिया है। अब करप्शन यहां पे कोई फख्र की बात नहीं। अगर कहीं पे कोई शख्स बड़े चुप चुपा के कोई करप्शन करता है तो वो अदवार गए जब लोग जो है बैठ के एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते थे और ज्यादा करप्शन करने को ज्यादा फाखिराना अंदाज में बयान करते थे, और कोई शख्स जो कम बेचारा करप्शन करता या पैसे कमाता तो उस पर लान तान करके, तंज करके उसका मजाक उड़ाया जाता। अब वो दौर नहीं रहा, चीज़ों को हमने बदल दिया और मजीद हम बदलेंगे। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दूं, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब आते ही साथ ही हमारा जो PSDP है उसमें से 2500 जाली स्कीमात डिलीट कराया है। 2500 स्कीम्स जो करप्शन का बहुत बड़ा जरिया थी, जिसमें अक्सर स्कीमात ने फर्ज होना चाहा, लोगों के, कॉन्ट्रैक्टर के, MPs के, मिनिस्टर्स के, ठेकेदारों के जेब में वो पैसे जाने थे। हमने उसको रोका, और सिर्फ जो मॉनिटरी करप्शन है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो जिम्मेदारी में जो गफलत बरतते हैं, जो अपना काम नहीं करते, ड्यूटी पे नहीं जाते, 100+ डॉक्टर्स हमने एब्सेंस की बुनियाद पे हमने उनको जो है टर्मिनेट। आप अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को दे रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम लोग तो जो भी करेगा इस तरह किस्म में मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखा था उन वैक्सीनेशन क्वारंटीन सेंटर्स में, हमने देखा था जहाँ पे लोग क्वारंटीना किए हुए थे, वहाँ पर क्रिकेट की वीडियोस भी कुछ सामने आई थी, और तब तनकीद ये हो रही थी कि इनको क्वारंटीन किया हुआ है और अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या उससे कोरोना नहीं फैल सकता। खैर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और शानदार कदम उठाया गया। IT इंडस्ट्री के दरीना मुतालबात मान लिए गए और IT इंडस्ट्री और टेलीकॉम सेक्टर के लिए तारीखी पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वफाकी वज़ीर बराए IT की तजावीज़ पर IT इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए हैं, जिसमें IT बरामदात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनीज़ को नकद इनामात देने का भी ऐलान किया। अच्छा, जिसके लिए खुसूसी फ़ंड भी रखा गया है, और IT बरामदात का 1% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए मुख्तस किया जाएगा, और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड
फंड्स को स्किल और बिजनेस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पार्क्स के क़याम पर खर्च करेगा। और IT कंपनीज के जो टैक्स मसाइल से मुतल्लिक वजारत ख़जाना ने इख्तियाराती कमेटी भी बनाई है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि IT इंडस्ट्री को टैक्स नेट में लाया जाएगा और FBR नज़र-ए-सानी शुदा टैक्स तशरीहात तश्कील देगा। और शौकत तरीन साहब ने वफाकी वज़ीर बराए IT को मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवा दी। इस मौका पर जो है ना वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का कहना था कि IT इंडस्ट्री के दरीना मसाइल के हल के लिए वज़ीर ख़जाना के बहुत ज़्यादा मशकूर भी हैं। हाँ जी, वो शुक्रगुजार हैं उनके। और इसी हवाले से हमने बात करनी है ख़ास तौर पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन बरकान सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। बरकान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुकूमत की जानिब से IT सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट देने का फ़ैसला किया गया और आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक इस वक्त दुनिया में जो IT एक्सपोर्ट्स हैं आफ्टर कोविड, IT की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की भी जो IT इंडस्ट्री है वो पिछले एक साल में तकरीबन 45% ग्रो की है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उनका एक प्लान था, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको मोमेंटम को जारी रखें और अगले साल एक्सपोर्ट्स को डबल करें। तो हमने जो ये प्लान गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया कि जी हम काफ़ी अरसे से इसकी डिमांड कर रहे थे कि अगर आप ये हमें सारे पैकेजेस जो आपने डिफरेंट फैसिलिटीज़ बताई हैं अगर आप ये दे दें तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा दुनिया में इस वक्त लोगों की शॉर्टेज क्रिएट हुई हुई IT वर्कर्स की, तो हम अपनी IT इंडस्ट्री की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं और अपने यूथ के लिए बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट कर सकते हैं IT सेक्टर में, जो कि एक हाई पेइंग जॉब होती है, जो कि ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी हमारी इंडस्ट्री में है, जो कि हम अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जी सही। अच्छा बरकान साहब, IT सेक्टर के लिए जो हालिया इकदाम किए जा रहे हैं, आप समझते हैं इस साल IT एक्सपोर्ट्स इजाफे का भी इम्कान है? जी बिल्कुल। अभी दुनिया में जिस तरह मैंने कहा कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्किल डिमांड, जॉब शॉर्टेज क्रिएट हुई हुई है, तो IT इंडस्ट्री के पास इस वक्त लोगों की कमी वाक़ई हुई हुई है, इतनी डिमांड है इस वक्त। अगर हम इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स दिए हैं इसमें एक बेनिफिट है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे यंग लोग हैं उनके ऊपर हम ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा करेंगे और पाकिस्तान को एज एन IT डेस्टिनेशन ब्रांड भी करेंगे, क्योंकि दुनिया में जब IT का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो जब हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेड है कि ये एक्सपोर्ट्स जो हैं इस साल हमने 1.34 बिलियन डॉलर से हम तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर पे गए हैं और नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको मेंटेन रखते हैं तो इंशाल्लाह हम 3.5 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएंगे। जी ठीक है। बरकान साहब ये भी बता दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस की हम बात करते हैं, मुश्किलात इस इंडस्ट्री में हैं क्या और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए हुकूमत कितनी रकम मुख्तस करने जा रही है, इस सेक्टर को मज़ीद बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम अपना कंपैरिजन करें, दुनिया में बात होती है, इंडिया की बात होती है कि ये इंडिया कैसे 150 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स कर रहा है IT में और हम सिर्फ 2 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। इसी तरह फ़िलीपींस जो है वो 40 बिलियन डॉलर कर रहा है। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने तकरीबन पिछले 20 साल से अपने सेक्टर को बेशुमार मराद दे रखी थी। उन्होंने IT के लिए स्पेशल जोन्स बना दी थी जो सिर्फ IT के लिए IT पे फोकस थी और उनके अंदर बेशुमार मराद लाइक सस्ती बिजली, उनको तंग नहीं किया जाता था टैक्स के मामलात में। इसी तरह उनको इनकम टैक्स की छूट दी हुई थी, सेल्स टैक्स की छूट दी हुई थी। तो ये सब मामलात जो थे ये इंडिया और बांग्लादेश और फ़िलीपींस में पिछले 20 साल से प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो हमारे पास ऐसी कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दोबारा दुनिया में एक ऐसा टाइम क्रिएट हुआ हुआ है जिसमें एक स्मॉल विंडो है जिसमें हम दोबारा से उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो दुनिया में एक डिमांड क्रिएट हुई हुई है डेवलपर्स की, वर्कर्स की, और हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको हम ट्रेन करके यहाँ पे उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक जब ये जो मुश्किलात की अगर आप बात करें तो हमारी मुश्किलात यही थी कि हमारे पास कोई मेजर ऐसा बेनिफिट नहीं था इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता। और दूसरी मुश्किल ये थी कि डेफिनेटली मुल्क भी जो है उसकी पॉलिटिकल जो हालात थे, वॉर एंड टेरर चल रहा था, उसकी वजह से कस्टमर हमें पाकिस्तान में विजिट नहीं करता था। अब वो हालात बेहतर होते। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा लैंडस्केप है, मैं ये कहूँगा
जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपने मुल्क का जो एक बिल्कुल बहुत ठीक है, बड़ा मसला अपॉर्चुनिटी दो बहुत है बड़े अवेल मसले में करने समझता की। हूँ अब बात है कि पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए। बरकान सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हम जश्न आज़ादी का जिक्र कर रहे थे शुरू में, तो उसकी तैयारियों की तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर हम बात करें गुजरावाला की, तो वहाँ पर भी शहरी जो हैं वो यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन भी तैयारियों में मर्दों से पीछे नहीं दिखाई देती हैं। तो ये जुहेब रिजवी से ही जानते हैं कि वो किस बाज़ार में मौजूद हैं, तैयारियाँ देख रहे हैं। जी जुहेब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी आने में कुछ ही रोज़ बाकी हैं और गुजरावाला के अंदर उसकी तैयारियां मिली जोशो जज्बे से जारी हैं। शहरी जो हैं वो 14 अगस्त की तैयारियों के लिए बाज़ारों की जानिब आ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ सब्ज़ लाली परचम हर जगह पर देखा जा रहा है, काफ़ी स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैजेज़ हैं और कैप्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का स्टॉल है। और इस दफ़ा जश्न आज़ादी पर जो ख़वातीन हैं वो भी कहती हैं कि हमने शाना बशाना मर्दों के साथ जश्न आज़ादी मनानी है। इसी वजह से ख़वातीन के लिए भी यहाँ पर चूड़ियाँ लगाई गई हैं और उसके बाद जो ख़वातीन के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, पिन्ने हैं, कैचर्स हैं। और उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो जश्न आज़ादी है वो हम जो वो जोशो खरोश से मनाएंगे। और ये जो जश्न आज़ादी है ये हर साल से इस दफ़ा, क्योंकि ये नया पाकिस्तान है, तो इस दफ़ा जो ये जश्न आज़ादी होगी वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है ज़ुहेब, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और जितना जोश व जज्बा आप में हम देख रहे हैं, शायद बच्चों में उतना बहुत एक्साइटेड है और उन्हें टोपी पहन वैसे होना भी चाहिए, मौका ही ऐसा है। तो जब हम जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं, अपने हम हीरोज़ को याद भी कर रहे होते हैं और साथ ही हमें अपने जो नौजवान नस्ल है वो जो हीरोज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना भी है। जो उभर रहे होते हैं हीरोज़, हम उनकी भी बात करते हैं। अगर बात करें, बिल्कुल अच्छा, कहते हैं ना कि कामयाबी जो है उन्हीं के कदम चूमती है जो आंखों में बड़े ख्वाब से जाते हैं और उनकी ताबीर पाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। यानी कि मेहनत बहुत ज़रूरी है और उसकी रोशन मिसाल जो है वो उभरते हुए हमारे पास टेनिस स्टार असद जमान है, जिनकी कहानी जो है वो इंतहाई मुतासर कुन है। अच्छा, मुतासर कुन है और बड़ी बेहतरीन लिंक भी हो रही है ना। हमने बाबर आजम की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बॉल पिकर की हैसियत से काम कर रहे थे और बॉल पिकर थे वो क्रिकेट के अंदर, असद इसी तरह से टेनिस के अंदर बॉल पिकर, इनके वालिद साहब भी बॉल पिकर, इनका बड़े भाई भी बॉल पिकर। और असद ने क्या किया, असद ने कहा कि मैं सिर्फ देखूंगा नहीं कि लोग टेनिस खेल रहे हैं और मैं सिर्फ बॉल पिकर की हैसियत से काम करता रहूँ, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ये खेलूंगा और अंडर 14 के पाकिस्तान के चैंपियन बन चुके हैं। ज़बरदस्त। ये देखिए ना कि आंखों में जो ख्वाब से जाए थे, उन्होंने मेहनत की और वो जो ख्वाब थे वो पूरे भी हो गए हैं। कि किस तरह का सफ़र था। आज बाबर आजम देखिए कहाँ पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि जो इनका फ्यूचर है ना असद का, वो भी मिलता जुलता ही होगा इंशाल्लाह। हम असद बिल्कुल स्टार हैं और कहते हैं कि बल्कि आपकी इनसे बात ही करवाते हैं, इनसे ही जानते हैं कि इनके ख्वाब क्या हैं। असद अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया, वालिद साहब बॉल पिकर थे, भाई बॉल पिकर, कैसे ख्याल आया कि नहीं मैंने तो अब टेनिस खेलनी है? बस देख देख के ख्याल आया, जैसे बाबर आजम ने किया इस तरह जोकोविच भी बोल रहा था, फेडरर भी बोल रहा था, जो पाकिस्तान का नंबर 1 है अकील खान, वो भी बोल रहा था। तो बस देख देख के कि मैं बॉल पिकिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी चाहिए मैं खेलूँ तो पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? मैं भी मुझे 3 साल हो गए टेनिस के। अच्छा, कौन कौन से अवार्ड्स आपने अभी तक जीत लिए, कौन कौन से चैंपियंस में आपने जो है पार्टिसिपेट किया और आप जीते भी हैं? मैं तो शुक्र अल्लाह का, ये जब का आमिर मलिक साहब ने स्पॉन्सर किया उस टाइम का 1 जनवरी से कोई टूर्नामेंट नहीं हारा। तो पहले भी माशाल्लाह जीत रहा था, पर पहले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं था। अब तक स्कॉलरशिप मिली है तो अच्छी परफॉर्मेंस जा रही, मेहनत कर रहा हूँ सुबह शाम। अच्छा, क्या बात है। तो आप पढ़ भी रहे हैं वैसे? जी। कौन सी क्लास? 9th में पढ़ रहे हैं आप? वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आगे प्लान्स क्या हैं, ख्वाब क्या हैं, किस खिलाड़ी को हराना है? आगे मेरा यही प्लान है कि पहले अकील को पाकिस्तान का, फिर जोकोविच का। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनली असद को। इंटरनेशनली भी बताएं ना, फेवरेट कौन है खिलाड़ी? नोवाक जोकोविच। तो उनको भी हराना है या नहीं? फेडरर को इंशाल्लाह उनकी जगह लेनी। अच्छा, उनकी जगह लेनी है। असद के ख्वाब हमजा बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, होने भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हमजा, वो जो हम बात करते हैं ना असद से कि असद ने बॉल पिकिंग से इस तरफ आए हैं, तो किसी की कोई इंस्पिरेशन भी थी? किसी ने आपको कहा कि आप इस तरफ आए, आपने खुद ही से देखा और आपने कहा कि मैंने ये करना है? नहीं, मैंने खुद ही कहा था। जो मेंबर आते थे, मैं बॉल पिकिंग करता था, वो रेस्ट करते थे तो मैं उनके ही रैकेट पकड़ के उनके साथ खेलना शुरू हो जाता था। अच्छा। तो वो कहते थे आपकी अच्छी गेम है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना मुझे रैकेट दे दिया। फिर वो रैकेट के खेलते खेलते उनके साथ तो एकदम से मैं मलिक साहब की एकेडमी चला गया। तो उधर टूर्नामेंट चल रहा था जूनियर,
तो उधर मैं देखा मलिक साहब ने, तो इस बच्चे में टैलेंट है, तो वो उन्होंने मुझे, जो रेफरी हैं फ़हीम भाई, उन्होंने उनसे बात की, तो वो उन्होंने मुझे अपनी एकेडमी में बुला लिया। अच्छा। जो राव साहब है उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इसमें टैलेंट है तो आप पोटेंशियल है भी बच्चे में, इसको लेके आए, इसको कैंप में डालें। तो फिर शुक्र अल्लाह का, कैंप में मेहनत की 5 साल। तो फिर अच्छा, अभी बच्चे डरते हैं कि यार असद के साथ मुकाबला ना हो, जी ऐसा अभी होता है? डरते हैं। आपको भी वैसे किसी से लगता है कि नहीं यार इस प्लेयर के साथ मेरा मुकाबला नहीं होना चाहिए, ये बहुत टफ प्लेयर है? लगता तो है, पर हार हार के जीता, ये तो नहीं होता एकदम से जीत जाए। अच्छा, पहले मैं हारता रहा हूँ, रोता था, फिर अब शुक्र है अल्लाह का जीता। अच्छा, तो प्रैक्टिस अभी भी करते हैं? कितना टाइम प्रैक्टिस को देते अभी मैं कर रहा हूँ 5 घंटे। अच्छा, वैसे आप छोटे से हैं, वो टेनिस का रैकेट पकड़ना, फिर इतनी जान लगती है उधर तक बॉल को पहुंचाना, ये सिर्फ क्या स्किल्स हैं या फिर आहिस्ता 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 जान भी बनानी पड़ती है? आहिस्ता आहिस्ता जान भी, जिम भी स्टार्ट किया, फिर फिजिकल कर रहा हूँ 1 घंटा। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आप बड़े शर्मीले से हैं, तो जब मैच हो रहा होता है वहाँ पर, तो कैसे, मतलब कि आपको जब जीतते हैं, आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाता है, तो तब थोड़े से शर्मा भी रहे होते हैं? होता है कि यार मैं गेम खेल लूँगा, ये काम मुझसे नहीं होता? जी बिल्कुल। आप अभी भी ऐसा शर्मा रहे हैं? नहीं, बड़ी बात है, आपका काम है गेम खेलना, तो यही आपका टैलेंट है कि आप गेम कितनी कोर्ट में मौजूद है तो आप कितना अच्छा खेल पेश कर रहे हैं ये, और आप वो कमाल काम कर रहे हैं। अच्छा, वालिद कितने खुश हुए कि अब मेरा बेटा जो है वो दूसरी तरफ चल गया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया? जी, वालिद का पाकिस्तान में नाम चल रहा है, तो उन्होंने खुशी होना, उन्होंने जीरो से हीरो बनना तो बड़ी बात होती है। तो ये जो बात की ना, असद ने जीरो से हीरो बनना, ये हर कोई नहीं बन सकता है, ये असद ने इतनी मेहनत की है तब असद बने। असद, अच्छा, बहुत महंगी गेम समझी जाती है टेनिस, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और फिर ये सोचा नहीं जा सकता कि हम्बल सा बैकग्राउंड हो, फिर आप सामने आए हों और आप आके ऐसा गेम खेल जाएं, इसमें सरवाइव भी कर जाएं, तो इतने महंगे गेम को आप अफोर्ड कैसे कर रहे हैं? इतने महंगे गेम को यही किया कि मम्मा घर का कोठी का काम करती हैं, वो सर्वेंट क्वार्टर मिले हुए हैं उधर, वो कोई होती है। पहले जब स्कॉलरशिप नहीं थी, आमिर मलिक साहब ने नहीं दी थी, तो फिर मैं घर वाले से, जो रशीद मलिक साहब हैं, वो हेल्प कर देते थे बाई टूर्नामेंट के लिए, जैसे कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। तो अब आमिर मलिक साहब ने स्पॉन्सर दिया है, तो अब मेरा यही है कि मिल गया तो एक चीज़ उसको छोड़नी नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाऊँ इंशाल्लाह। तो आगे भी मिल जाएंगे प्राइवेट स्पॉन्सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं आपको स्पॉन्सर। अच्छा, वैसे आप हर बड़े खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान के जो है उनको खेलता हुआ तो आपने देखा होगा जी, उनके साथ खेले भी हैं वो? जी, अकील खान के साथ खेला। अच्छा, खेले? अच्छा, खेल के दौरान आपने उन्हें हराने की कोशिश किया, हराया नहीं? वो उनके साथ मैच नहीं आया, तो अभी इंशाल्लाह आएंगे 2-3 साल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का असद, और बहुत गुड लक आपके लिए। आप यकीनी तौर पर एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। आप चेक करें कि अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कोई भी चैंपियनशिप जो है वो जीत सकते हैं। तो अगर असद ने जीती अंडर 14 के चैंपियन है ये पाकिस्तान के, और अगर सहूलतें मिले इंटरनेशनल लेवल की, तो ये खिलाड़ी क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर जो है इनका और भी ज़्यादा ब्राइट हो। तो असद को गुड लक और बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात की, फिर आपको एक हीरो से मिलवाया है, और अब मौसम के हवाले से सारे ही बहुत पूछ रहे हैं। मेरे कजन्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जी कि बारिश होगी या नहीं होगी। अच्छा, वैसे हमजा, जिस तरह से तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हम लोग 14 अगस्त हमेशा से देखते आए हैं। बेहतर देखने की ज़रूरत नहीं होती देखने की ज़रूरत या पूछने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश हो जाती है, झंडियाँ हमारी गीली हो जाती हैं। लेकिन अब जो क्या प्रोडिक्शंस हैं वो जानना ज़रूरी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मज़ीद मानसून बारिशों जो है खबर सुनाई है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बालाई इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल हो जाएंगी। अच्छा, 15 अगस्त तक ये जो सिलसिला है ना वो जारी रहेगा, और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, मंडी, भाउदीन और दीगर जो शहर हैं पाकिस्तान के, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है वो जारी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो जब आपसे बात होती है हम यही ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं कि बारिश की नवीद सुना दें। अब बच्चे ये चाह रहे हैं कि आप ये मत सुनाएं कि 14 अगस्त को बारिश होगी। सर, कैसा मौसम रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जैसे आपने खुद ही एडवाइजरी कल इशू हुई थी उसका जिक्र खुद कर दिया, तो अब मैं उसको मतलब नेगेट तो नहीं कर सकता है। जी, 13 तारीख से आज तो 12 हो गई, तो 13 से ज़्यादा इम्कान है कल सुबह से, और इसी तरह 14 को। लेकिन उम्मीद है कि लाहौर में इतनी बारिश नहीं होगी, अलबत्ता बाकी उससे जो ऊपर के एरियाज़ हैं, लाहौर में कह लें आप 14 की रात या शाम से ज़्यादा इम्कान है।
और अलबत्ता ऊपर जो आपके लाहौर से ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद और सभी पूरा अपर केपी और अपर पंजाब जो इस्लामाबाद से ऊपर या उसके वेस्ट में अटक वटक के इलाके हैं, इन सब एरियाज़ में होगी ये 2 से 3 दिन का स्पेल है। और 15 या 16 की सुबह तक से रहेगा। किसी इलाके में तेज़ बारिश भी होगी, जैसे उसमें एडवाइजरी में जिक्र है कि खासकर जो बड़े शहर हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। जी सही। अच्छा सरदार साहब, कराची के मौसम के बारे में बता दीजिएगा, वो कैसा रहेगा? कराची का मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। इन दिनों बादल छाए रहते हैं, कुछ ना कुछ हवाएं चलती रहती हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कभी कभी हो जाती है। कोई ऐसी मेजर बारिश, सिग्निफिकेंट बारिश सिंध में अभी नहीं है। अच्छा। अगले चंद दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक नहीं है कराची में, खासकर कोई 20 तारीख या 20 के बाद इम्कान बनेगा यहाँ पर। उस वक्त फिर मानसून हवाओं का रुख जो है ज़्यादा साउथ की तरफ रहेगा। इस वक्त तो नॉर्थ की तरफ ही है ज़्यादा। ठीक है सरदार साहब, मानसून का ये जो सीज़न है ये कब तक रहेगा? देखिए वैसे क्लाइमेटिकली तो सितंबर के एंड तक उसको हम मानसून ही गिनते हैं, उसमें शुमार करते हैं। लेकिन ज़्यादा उसका जो कह लें कि ज़्यादा शिद्दत की हवाएं या उस टाइप की हवाएं जो बारिश मुसलसल बरसा रही हैं, वो अमूमन 15 सितंबर तक तो चलता है कम अज़ कम। अच्छा ठीक है, यानी कि आप हमें ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे हम ये पंजाब के एरियाज़ देख लें, केपी के एरियाज़ देख लें, तो वहाँ पर बच्चों के साथ यही होगा कि झंडियाँ जो हैं वो लगाएंगे तो वो भीग जाएंगी। लेकिन सिंध वाली साइड पे आप कह रहे हैं और बलूचिस्तान वाली कुछ एरियाज़ में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर झंडियाँ लगी रहेंगी। बलूचिस्तान का भी जो ईस्टर्न पोर्शन है, जैसे उसमें सिब्बी और बारखान, ये जो एरियाज हैं इनमें भी बारिश हो जाएगी। वहाँ के लोगों पर भी झंडियाँ भीग जाएंगी वो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। सिर्फ पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमने तो बड़ी कोशिश की कि बच्चों को कोई 14 अगस्त की शाम को, यानी कि आप, मैंने सही कहा था ना, फिर आप अपनी झंडियाँ जो है 14 अगस्त की शाम के बाद उतार दें, फौरन मगरिब के साथ होते ही झंडियाँ भी उतार लें और झंडा भी उतार लें, वो बारिश से भी सेफ रहेगी। चले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब के बासियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन बनाने की जानिब एक और कदम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने रावलपिंडी डिवीज़न के लिए पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 116 मनसूबों का संगे बुनियाद रख दी है। अच्छा, इन मनसूबों की अगर हम बात करें तो 270 मिलियन रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। पंजाब आब पाक अथॉरिटी जो है वो पैट्रन इन चीफ जो है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत सूबे भर के सीवरेज का निज़ाम भी पंजाब आब पाक अथॉरिटी के हवाले कर दे, हम उसको भी ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार। अच्छा, आब पाक के जो मंसूबे हैं, उन्होंने कहा कि किसी को 1 रुपए की कमीशन लेने और देने नहीं देंगे इसमें से। और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जमातों के हलकों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, कोई मतलब तफरीक नहीं रखी। और मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे गवर्नर पंजाब। उनका कहना था कि रवां साल के आखिर तक पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 1500 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, जिनके ज़रिए पंजाब के 7 मिलियन से ज़ायद अफराद को रोज़ाना पीने का साफ़ पानी मुयस्सर आएगा। इस दौरान मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ मिलकर भी तकरीबन इतने मिलियन लोगों को ही साफ़ पानी जो है वो पीने का जो साफ़ पानी है वो फराहम किया जाएगा। अच्छा, गवर्नर साहब ने कहा कि तमाम फंड 100% शफाफ तरीके से खर्च होंगे। इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाब पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम साफ़ पानी की दस्तयाबी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये कितना बड़ा मसला है इस वक्त? अगर हम सूबे भर की बात करें, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मसला, लेकिन सूबे की बात करें, इससे कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं? वालेकुम सलाम। और आपको सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ व्यूअर्स के साथ उनको अपडेट करने की। और पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से भी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी। बताना ये है कि जिस तरह हमारे जवान बॉर्डरों पे हमारी लाइफ को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उसी जज्बे से पाकिस्तान पंजाब में आब पाक अथॉरिटी जो है वो पानी की जो एक बीमारियों से हमारी आवाम को बचाने के लिए हम बहुत ही डिलीजेंटली और दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि
इससे हमारी आवाम को जो है सुकून मिले। अच्छा, अब आपने पूछा कि पानी के मुज़र जो असरात हैं, आपको ये जान के एक बहुत तशवीश होगी कि जो ओवरऑल डिजीज़ होती हैं उसमें 80% जो शेयर है वो वाटर बोर्न डिजीज़ का है। अगर हम एक इस पानी के मसले को अगर हल कर लें तो आप सोचें कि हमारा हेल्थ का कितना बजट होगा। बजट को तो एक साइड पे छोड़ें, लेकिन जो हमारे लोगों की जो एक खुशहाली, उनकी सेहत, उनकी लाइवलीहुड, जो एक लोग एब्सेंट होते हैं अपने काम से, बच्चियां स्कूल नहीं बच्चे जा सकते, तो ये सारे मसाइल की एक जड़ है पानी के जो है वो ख़राबी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है जिसके लिए हमें दिन रात काम करना है। और बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूबे में जैसे अगर मैं देहाती इलाकों की बात करूँ तो 2/3 यानी कि दो तिहाई हिस्सा जो है पंजाब में देहाती इलाकों में वो इतना बुरा मुज़र पानी, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं और कहीं पे एक्सेस ही नहीं है, लोगों को कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इसी तरह शहर में जितने आप शहर देख लें उसमें भी ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एरियाज हैव सीवरेज मसाइल हैं, इश्यूज वाटर क्वालिटी के अपने। ऐसे डॉक्टर साहब जिस तरह से दिन रात आप लोग काम भी कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी अब लगाए जा रहे हैं, तो पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में इस वक्त साफ़ पानी फराहमी के लिए कितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे? पंजाब में अभी एक पहला PC1 बना है और उसका स्कोप है 1500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का और टोटल। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको इस दिसंबर तक यानी नेक्स्ट 6 मंथ तक हम जो है वो लगा लें। और इसके पीछे जितना काम हुआ है वो आप समझते हैं कि सर्वे और डिज़ाइन और टेंडरिंग, लेकिन कोशिश यही है कि 1500 जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम बना लें और इससे तकरीबन 7.6 मिलियन जो है 76 लाख की आबादी जो है वो मुस्तफ़ीद होएगी इस साल। और फिर अगले साल का भी हमारा सिमिलर प्रोग्राम है कि तकरीबन अगर अगले साल का भी 75 लाख ऐड कर लें तो इंशाल्लाह 1.5 करोड़ जो है होपफुली नेक्स्ट ईयर भी हम लोग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि आप ये बात कर रहे हैं, इस हवाले से हम ये भी जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि जो शहरी इलाके हैं और देहाती इलाके हैं उनके लिए कुछ अलग मनसूबाबंदी की गई होगी। क्या हल्का जाती बुनियाद पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, कोई इस तरह से फैसला किया गया है, या UC की बुनियाद पर शहरों के अंदर लगाए जाएंगे, क्या फैसले किए गए हैं? देखिए जी, मनसूबाबंदी की जो मेन बेसिस हमारी है वो सिर्फ है नीड बेस्ड। हमें ये देखना है कि कहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी को प्लांट कह देना कि जी आपके हल्के में इतने लगेंगे, उसके इतने, ये कोई ऐसी बांट तो नहीं है ना। और ये इसके ऊपर पैसा लग रहा है, एक रुपया हमारा कौम का जो है वो इन हालात में, जबकि हमारे पास फंडिंग के जो है बहुत इश्यूज हैं। आई मीन नॉट, मैं अपनी नहीं बात कर रहा अथॉरिटी की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो हमें बड़ा फूंक के चलना चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरत है, और नंबर 2 जहाँ पे स्कीमें सस्टेनेबल हो सकती हैं, चल सकती हैं, लोग जो है वो डेस्परेट हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें पानी साफ दे दें, हम स्कीमों को चलाएंगे। लोगों के अलावा और कई हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, वो भी बहुत डिटेल में किसी दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन हमारे 2 मकासद हैं। एक तो ये है कि हमने वी हैव टू आइडेंटिफाई ओनली नीड बेस्ड एरियाज जहाँ पे हमने ये मनसूबे बनाने हैं, और दूसरा वहाँ वो इंश्योर करना है कि ये स्कीमें बंद ना हो। जो आपको भी तकलीफ होती है, हमें भी बहुत ही कि बन गए, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, सड़कें बन गई, ये बन गया, वो बन गया, कितने प्लांट जो है वो 1999 से लेके अब तक, तो वो एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। अब हम लोग अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी ब्रीफिंग ली थी, और इतनी मुझे खुशी हुई हम सबको, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उन्होंने कहा कि मेरी कौम का कोई बंदा जो है वो इस तरह से ना हो कि उसको फिक्र हो कि जी कल को मुझे एक हॉस्पिटल जाना है बिकॉज मुझे पानी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शकील अहमद साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और साफ़ पानी यकीनन हम सब की ज़रूरत है, और बहुत बड़ा ये मसला बेसिक नीड है, और ये इसका हल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम साफ़ पानी की बात कर रहे हैं, साथ ही हम कुछ बात कर लेते हैं नाश्ते के हवाले से। हम लोग
ब्रेकफास्ट जो है उसको करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि नहीं अच्छा कुछ ऑफिस में जाएंगे कर लेंगे, काम पे जाएंगे कर लेंगे, 12-1 बजे के करीब कुछ खा पी लेंगे, कोई मसला नहीं है, ब्रंच की सूरत पे कुछ खा लेंगे। तो ये हमारी अप्रोच कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि जो नाश्ता है वो जिस्म और दिमाग को रात भर की फाकरकशी के बाद ईंधन फराहम करता है, इसलिए नाश्ते को आम तौर पर दिन का सबसे अहम खाना कहा जाता है। इसको कहते हैं कि बादशाहों की तरह करना चाहिए, लाइट लेते हैं। बिल्कुल, और हम इसी को लाइट लेते हैं कि जल्दी जल्दी में हम लोग कहते हैं कि बस भाई कुछ भी पकड़ लो, 1-2 चीज़ें या कुछ भी, मतलब जैसे मंचिंग में हम लोग कहते हैं कि मंचिंग कर लें, उस तरह से हम इसको लेते हैं नाश्ते को। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए वो हम अब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर सारा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सारा, कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा सारा, नाश्ते के हवाले से अगर हम बात करें तो नाश्ता हमें सुबह क्या करना चाहिए? अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स कितने इंपॉर्टेंट है नाश्ते में? नाश्ते में फ्रूट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, सीरियल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, साथ में प्रोटीन्स का इंटेक करना भी ज़रूरी है। अच्छा, देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का थ्रू आउट द डे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आपका इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेकफास्ट मोस्टली लोग छोड़ देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि सारी रात आपने कुछ नहीं खाया होता और सुबह आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। ख़ास तौर पे जैसे अक्सर पेरेंट्स बच्चों को ऐसे स्कूल भेज देते हैं या दूध पिला के बस भेज दिया, वो बहुत गलत अप्रोच है। अब उससे होता ये कि आगे आपकी वो ब्रेन की डेवलपमेंट इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती है। आप प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते, आपसे काम नहीं होते, आप जो है अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ नहीं पाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट एटलीस्ट आपका बहुत अच्छा हो ताकि आपको प्रॉपर ग्लूकोज मिले, आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा तभी वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकेगा। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप सही से काम भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक बड़ी तादाद है जो बच्चों की भी हम बात करते हैं जो चाय रस पर इक्तफा कर लेती है कि जी कि ये बहुत बेहतरीन किस्म का नाश्ता है। तो ये अमूमन हम घरों में देखते हैं कि प्रैक्टिस होती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की। इस बारे में बताएं। अमूमन अगर देखा जाए तो घरों में पेरेंट्स इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं दे रहे होते, चीज़ें नहीं दे रहे होते, लेकिन या मोस्टली प्रोसेस फूड्स जो है फीड करा रहे होते हैं, या सीरियल्स वगैरह जल्दी में करवा दिए, या दूध का गिलास दे दिया, मिल्क शेक जल्दी में दे दिया। तो कोशिश ये करें कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट और किस तरह का उनका हो सकता है, उसमें आप रोटी भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। बच्चों को शुरू से उस चीज़ की आदत डालें, क्योंकि बच्चे अगर आप डायरेक्टली शुरू से ही वाइट ब्रेड की उनको आदत डालें हुए तो कभी भी मल्टीग्रेन की तरफ नहीं आएंगे। शुरू से उनको उस चीज़ की आदत डालें। दूसरा, आप जो है अगर रोटी दे रहे हैं तो आप होल व्हीट रोटी उनको दे सकते हैं, उसकी आदत डालें। उसके साथ आप अंडा किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब आप बॉयल में दें, स्क्रैम्बल्ड एग दें, या उनको ऑमलेट की फॉर्म में दें, जिस तरह उनको अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स ऐड करके उसके अंदर दें। वेजिटेबल्स वैसे बच्चे नहीं खाते, आप उनको चीज़ों में ऐड करके दे सकते हैं, तो आप ऑमलेट के अंदर ऐड करके वो दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप पॉरेज की भी आदत डाल सकते हैं बच्चों को। बच्चे पॉरेज नहीं खाते, बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते। बड़ों में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको कोई कहेगा कि मुझे पॉरेज पसंद है। तो ब्रेकफास्ट में ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। वो चीज़ें हम लेते नहीं हैं। हमारा ज़्यादातर प्रोसेस फूड्स या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ऑयली फूड या इस तरह की चीज़ों का हमारा इंटेक ज़्यादा होता है। अच्छा सारा, जैसा से कुछ लोग होते हैं ना कि जल्दी में कहते हैं कि हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, वो अगर उस कुछ भी की जगह हम फ्रूट्स ऐड कर लें तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना हेल्दी हो सकता है हमारा जो सिस्टम है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वही बात कर रही हूँ कि एक सर्विंग फ्रूट की लाजमी आपकी ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में अब फ्रूट्स का क्या है, फ्रूट्स में मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं, उसके अंदर ग्लूकोज भी है, वो आपको मिल रहा है। कार्ब्स हैं वो आपको अच्छे, जिसे कहते हैं अच्छे कार्ब्स हैं, वो आपको मिलते हैं, उससे ग्लूकोज आपको मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो एक फ्रूट की सर्विंग आपकी ब्रेकफास्ट में लाजमी होनी चाहिए। उसके साथ एक सीरियल की सर्विंग, एक प्रोटीन्स की सर्विंग और फैट्स भी थोड़ा सा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो चाहे आप 1 टीस्पून ऐड करें। अगर आप पराठा फॉर एग्जांपल खा रहे हैं तो पराठे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल यूज़ करें। आप यूँ भी कर सकते हैं कि 1 टीस्पून सिर्फ ऊपर आप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है। दूध की आपने बात की, दूध हम तो समझते हैं कि मुकम्मल ग़िज़ा है और बात भी ऐसे ही होती है। तो बच्चों को माएँ कोशिश करती हैं कि सुबह दूध दे दें, या फिर बच्चे कहते हैं कि चले दूध पी के चले जाएंगे, साथ बॉइल्ड एग्स ले लिए। तो क्या सिर्फ दूध पी के जाना ठीक है या उसके साथ फिर किसी चीज़ को ऐड कर लेना चाहिए? बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए दूध ज़रूरी है, ठीक है, उनके लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। बाकी जैसे अब बच्चा ग्रो करते फिर उसके लिए वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। तो बड़े भी खाली किसी के लिए मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। आपको साथ में जो है सॉलिड फूड और ऐड करना ज़रूरी है। आप सिर्फ दूध के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप साथ में प्रोटीन्स का भी इंटेक कर रहे हों, कार्ब्स का भी इंटेक कर रहे हों, सीरियल्स की फॉर्म में जैसे मैंने बताया आप रोटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और साथ में प्रोटीन्स का भी इंटेक हो और थोड़ा फैट्स का भी इंटेक हो। और फिर आप अगर साथ में दूध का गिलास ऐड करना चाहते हैं या 1 कप ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ जो है दूध का गिलास देना सही नहीं है।
ठीक है डॉक्टर सारा फारूकी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का और आपने हमें बताया कि नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है और नाश्ते में क्या क्या लेना चाहिए। और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। तो अपना जो नाश्ता है उसको बेहतर तरीके से प्लान कीजिए और हेल्दी चीज़ें खाइए। अब ये नहीं है कि आप भर के नान चने पाए खा रहे हैं, वो कभी कभी खा लेने चाहिए, लेकिन उसको संडे को रख लें। रूटीन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इकरा ने अपना बता दिया कि जी कि मेरी रूटीन तो ये है, मैंने संडे को रखा हुआ है। खैर हम आगे बढ़ेंगे और गुजरांवाला में आज 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अच्छा, तारीखी इवेंट के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भी गुजरांवाला आने की दावत दी गई है और इस हवाले से गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में है। तो हम किससे राब्ते में? हम रफ़ीक मुगल से जो है राब्ते में है। हम रफ़ीक से जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो बनने जा रहा है रिकॉर्ड, उसकी तैयारियां कैसी हैं। रफ़ीक बताइएगा। आज ये तैयारियां जो हैं ये तो भरपूर की जा रही हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से तैयारियां की जा रही थी। इसमें 13,000 बच्चे जो हैं वो हिस्सा लेंगे और एक बच्चे को 1 मिनट में 4 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है और 1 मिनट में 50,000 पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे, आलमी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे पहले भारत के पास ये आलमी रिकॉर्ड है, तकरीबन 37,000 1 मिनट में उन्होंने पौधे लगाए थे। तो अब ये पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है ये रिकॉर्ड कायम करेगा। इसके लिए 14 किलोमीटर का फासला है जीटी रोड के दोनों तरफ, जो ग्रीन बेल्ट अंदरून शहर में, वहां पर जीटी रोड पर जितने भी बिजली के पोल लगे हुए हैं वहां पर लाउड स्पीकर जो है वो भी नस्ब कर दिए गए हैं, साउंड सिस्टम जो है वो भी पहुंचा दिया गया है। सायरन बजाया जाएगा, जब सायरन बजेगा तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो पौधे लगाना शुरू कर देंगे। तो 1 मिनट में जो है ये पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो भी गुजरांवाला आ रहे थे, मगर उनका दौरा जो है वो मनसूख हो चुका है। अब जो सूबाई मिनिस्टर जो है वो तशरीफ लाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो गुजरांवाला में पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक है रफ़ीक, बहुत शुक्रिया। आप तैयारियों के हवाले से हमें कि तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला टेस्ट मैच है इस पर हम बात कर लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भट्टी साहब, आज के मैच से जो परफॉर्मेंस है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा सबाइना पार्क में खेला जाएगा ये मैच, अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो बहुत लकीर है पाकिस्तान इस हवाले से, और इस अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से एक मैच भी नहीं हारा। क्या खासियत है इस विकेट की? क्या बॉलिंग को सपोर्ट करता है या बैटिंग को? जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह खैर। देखें, आपने कहा कि पाकिस्तान को खुशगवार यादें वाबस्ता हैं, लेकिन मेरा तजर्बा बिल्कुल इससे उलट है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पर कोई मैच नहीं हारा, लेकिन अगर आपको याद हो 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच हारा और उसके अगले दिन इसी सबाइना पार्क के थोड़े फासले पर पेगासस होटल में पाकिस्तान टीम के जो कोच थे बॉब वुलमर, वो मुर्दा पाए गए। और मैं वो पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया का मैं पहला जर्नलिस्ट था जिसने बॉब वुलमर के मरने की स्टोरी ब्रेक की। हालांकि किसी के मरने पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो स्टोरी मेरे क्रेडिट पर है। लेकिन जहां तक आज के मैच का ताल्लुक है, जाहिर है वो वनडे मैच था, ये टेस्ट क्रिकेट है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें जो है ना, वो अगर आप आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग देखें तो मिडिल टीयर में है, अपर टीयर में नहीं है। पाकिस्तान 5वें नंबर की टीम है रैंकिंग में, वेस्ट इंडीज 6ठे नंबर की टीम है। पाकिस्तान को स्लाइटली एज ये हासिल है कि पाकिस्तान ने जो पिछली 2 सीरीज खेली हैं, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में 2-0 मारा, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम जीती। जबकि वेस्ट इंडीज की टीम आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बल्कि उनके जो हेड कोच है फिल सिमंस, उन्होंने पिछले दिनों इस खदशे का भी इजहार किया, बल्कि उन्होंने अपने बैट्समैनों से कहा कि आपको इम्प्रूव परफॉर्मेंस देनी होगी। वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड पर श्रीलंका से दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ किए उसने, और फिर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज में दोनों टेस्ट मैचों में हराया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट में बेहतर है वेस्ट इंडीज से, लेकिन जो मेन वेपन है पाकिस्तान का, लेग स्पिनर हैं हमारे यासिर शाह, उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल मैटर करती है। लेकिन यासिर शाह ने पिछली सीरीज जो थी
जिम्बाब्वे की वो मिस की थी, और उस सीरीज के बाद सेलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने यासिर शाह से कहा था कि आप ओवरवेट हैं, वजन कम करें, फिट होकर आएं। तो लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान की टीम, हालांकि होम टीम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में स्लाइटली एज है पाकिस्तान की। ठीक है भट्टी साहब, ये भी बता दीजिएगा प्लीज़ कि हम धानी को चांस मिलता हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे ओपनिंग पेयर की बात कर ली जाए तो आप किसको आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ओपनिंग पेयर तो पिछली सीरीज में इमरान भट्ट और आबिद अली ने ओपन की थी। मेरे ख्याल में ओपन पेयर तो हमारा इस्टेब्लिश है। वन डाउन पर एज यूजुअल अजहर अली आते हैं, चौथे नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम आते हैं, पांचवें पर मोहम्मद रिजवान आएंगे, छठे पर आएंगे फवाद आलम। उसके बाद अब पाकिस्तान के बॉलरों की कहानी शुरू होती है। जो मेरा अपना असेसमेंट है, शाहनवाज दानी शायद आज नहीं खेलेंगे। शाहनवाज दानी अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस है। हमने उनको टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट किया। अगर उनको हमें टेस्ट कैप देनी थी तो जिम्बाब्वे की आसान सीरीज थी, जहां हमने काबिज खान को टेस्ट कैप दे दी, वहां इनको दे देते। जो मेरा अपना ख्याल है कि 2 पाकिस्तान स्पिनर्स खिलाएगा, उसमें यासिर शाह के साथ नोमान अली जाएंगे, जबकि शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद अब्बास और हसन अली, ये पाकिस्तान की मुझे 11 नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, और आज मैच होने जा रहा है। हम उम्मीद यही करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और बारिश के हवाले से जो है हमें बहुत बुरी सीरीज रही है, तो बारिश नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज टेस्ट मैच जीते। खैर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, इस्लाम में जिन महीनों को अज़मत व हुर्मत और इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, उनमें मुहर्रम हराम एक अजीम महीना है। यही वो महीना है जो तकवीम इस्लामी और सन हिजरी का नुक्ता आगाज़ है। आज 3 मुहर्रम हराम है। इस दिन की क्या अहमियत है और इस दिन के हवाले से क्या अहम वाक़यात रुनुमा हुए, आइए जानते हैं खुसूसी सेगमेंट किस्से से करबला में एंकर पर्सन जुनैद इकबाल से। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को, और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, एक बार फिर क़सस करबला के साथ मैं हाज़िर खिदमत, और सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं, यानी एक बार फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके रफ़क़ा और शोहदा करबला के तज़किरा पाक को उसी अंदाज से आगे बढ़ाते हैं। बात नाज़रीन कि एक जानिब तो ये कल्बी कैफियत हैं, इश्क मोहब्बत की बातें हैं, अक़ीदत के अंदाज़ हैं और अहले मोहब्बत के तज़किरे पाक हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन हालात का तज़किरा भी बेहद ज़रूरी है, जिनको मुलाहिज़ा करने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से जुदाई का फ़ैसला किया। मदीना मुनव्वरा से जुदाई का फ़ैसला किया। वो मदीना जो नाना जान का मदीना है, वो मदीना जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना है। नाज़रीन कराम, बात यह है कि हालात का तफसीलन तज़किरा इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आगाज़ सफ़र में ही अंजाम की बुनियादी तौर पर ख़बर दे रहे हैं, और इस मौके पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू जिस अंदाज़ में एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनकर रहती दुनिया तक महफूज हुई है, वो बाद में आने वाले कोताबीनों की इस अजीम वाक़े को शक व शुबे की गर्द में दबाने की हर कोशिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र की हर मंजिल पर मकसद सफ़र को मुकम्मल तौर पे वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया था। कल की नशिस्त में नाज़रीन उसके अख्ताम पर हम तज़किरा कर रहे थे कि गवर्नर वलीद बिन उतबा की जानिब से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और साथ साथ इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया गया। जब पैगाम पहुँचाने वाला इन नुफूस
कुदसिया के पास पहुँचा तो उस वक्त नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों शख्सियात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थी। नाज़रीन, मस्जिद नबवी में अगर मैं ये कहूँ और एक लम्हे के लिए ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो मस्जिद नबवी में कहाँ तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं, तो यकीनन विजदान ये कहता है कि वो सरकार अलैहिस्सलाम के मवाजे के सामने मौजूद होंगे। यानी नाना के सामने नवासे को अब ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो वक्त आ गया है कि अब रोज़ा अथर को और मदीने को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। कासिद ने पैगाम दिया कि गवर्नर इसी वक्त आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन कराम, वो वक्त ऐसा था, अब ये तारीख बताती है कि जिसमें गवर्नर वलीद बिन उतबा किसी से मिलता मिलाता नहीं था। इसीलिए कासिद को रवाना करने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि दरबार का वक्त तो नहीं है और बेवक्त बुलाने से मालूम होता है कि शायद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वफ़ात पाई है और हमें इसलिए बुलाया जा रहा है कि फिलफोर यजीद से बैत ले ली जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मेरा भी यही गुमान है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस्तफ़सार फरमाया कि अब आपका क्या इरादा है। ये सवाल नाज़रीन होने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फितरी जहानत और सियासी बसीरत से मामले की नज़ाकत को महसूस करते हुए ये फरमाया कि मैं चंद जवानों को साथ लेकर जाता हूँ क्योंकि अंदेशा है कि इनकार की सूरत में मामला नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। चुनाचे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गवर्नर मदीना वलीद बिन उतबा के पास पहुँचे और मकान के बाहर अपने नौजवानों को मुतय्यन करते हुए उन्हें सिपाहियाना अंदाज में यूँ अहकामात सादिर फरमाए कि अगर मैं तुम्हें बुलवाऊँ या तुम सुनो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है तो फ़ौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं वापस ना आऊँ हरगिज़ यहाँ से मत जाना। ये इरशाद फरमाने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए और सलाम कर कर तशरीफ़ फरमा हो गए। उस वक्त वलीद बिन उतबा के पास साबिक गवर्नर मदीना मरवान भी मौजूद था और याद रहे नाज़रीन, ये जो मरवान है ना, एक्चुअली ये सारी साजिशें वो बुन रहा था वहाँ बैठकर। वलीद ने आप अलैहिस्सलाम को यजीद का ख़त पढ़कर सुनाया। इसका मजमून वही था जो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बसीरत से पहले ही भांप लिया था। इसके बाद वलीद बिन उतबा ने हस्ब तवक्को यजीद की बैत के लिए कहा तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया और उसके बाद आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी। अब ये जो जुमले हैं नाज़रीन, इन जुमलों को अपने जहन में नहीं अपने कल्ब में पैवस्त कर लीजिएगा। यही जुमले उक़दा खोलेंगे कि बुनियादी तौर पर करबला बपा क्यों हुई है और यही जुमले उक़दा खोलेंगे कि मदीने पाक को हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों छोड़ा। यही जुमले उक़दा खोलेंगे कि मक्का पाक छोड़ के आप कूफे की तरफ रवाना क्यों हुए और यही जुमले उक़दा खोलेंगे कि बुनियादी तौर पर नाज़रीन, बुनियादी तौर पर करबला है क्या। तो सुनिए ज़रा, आप फरमाते हैं कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और न ही मेरे लिए इस तरह बैत करना मुनासिब है। अगर बाहर निकलकर आम लोगों के साथ हमें भी बैत की दावत दी जाए तो ये अलग बात होगी। वलीद बिन उतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस बात का कायल हो गया और रात के इस पहर बैत लेने पर इसरार न किया। लेकिन बास तारीखी रिवायात के मुताबिक इसी मजलिस में वलीद को इशारे से ये बात समझाई गई और समझाने वाला कौन था नाज़रीन? मरवान था। समझाई गई कि अगर रात के इस पहर खामोशी की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत न ली गई तो इसके बाद कत्ल व खून रेजी होगी और उसके बगैर भी बैत लेना मुमकिन न होगा। अब नाज़रीन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए और ये बात मैं वाज़ेह तौर पर समझाना चाहता हूँ कि उसने एक जुमले और भी इजाफी अदा की। उसने कहा बेहतर यही है कि इन्हें यहीं रोक कर बैत लो। वही गाइड कर रहा है वलीद बिन उतबा को कि बेहतर यही है कि इन्हें यहीं रोको और यहीं रोक के बैत लो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इशारे देखे तो अब जोश हैदरी में वलीद को मुखातिब करके आपने फरमाया और ये जुमले नाज़रीन पॉलिसी स्टेटमेंट है जो इमाम अली मकाम ने दिया। आपने फरमाया कि हम ख़ानदान नबुवत और मादिन रिसालत हैं। हमारे घरों में फ़रिश्तों की आमदो रफ्त हुआ करती है और हमारे ख़ानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमारा घराना इस्लाम के हमरा रहेगा। लेकिन यजीद
जिसकी बैत तुम मुझसे चाहते हो उसने अल्लाह के अहकाम को पामाल किया। मुझ जैसा शख्स, ये है जुमला नाज़िल, मुझ जैसा शख्स किसी सूरत में इस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। वलीद बिन उतबा से मुलाकात के बाद दारुल अमारा से वापसी पर नाज़रीन, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना जान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और हालात का रुख देखते हुए मक्का मुकर्रमा की जानिब रख्त सफ़र बांधने का फ़ैसला किया। फिर एक वसीयतनामा आपने तहरीर फरमाया। कहा जाता है कि नाज़रीन, और ये बहुत आम सी बात है कि वसीयत किसी भी इंसान के क़ल्ब व ज़हन का हकीकी अक्कास हुआ करती है। वसीयत के अल्फाज इंसान के दिल की गहराइयों में छुपे जज्बात का सबसे ज़्यादा सच्चा इजहार करते हैं। लिहाजा तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में यूँ तहरीर फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की वसीयत है अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम। हुसैन गवाही देता है अलैहिस्सलाम कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और न ही कोई उसका शरीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जो उसकी तरफ से दीन हक़ लेकर आए हैं। और हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी गवाही देता है कि जन्नत और दोज़ख हक़ हैं और रोज़े जज़ा के आने में कोई शक नहीं है, और उस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले क़ुबूर को ज़िंदा करेगा। मदीने से मेरा निकलना न ख़ुद पसंदी है और न ही तफरीही गर्ज से है, न फसाद और जुल्म सितम मेरा मकसद है। मैं तो सिर्फ इसलिए निकला हूँ कि अपने नाना जान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह करूँ। मैं चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को अंजाम दूँ और यूँ इस अंजाम दही में अपने नाना जान और अपने वालिद गिरामी की सीरत की मुकम्मल तौर पर पैरवी करूँ। अब अगर कोई मेरी दावत को हक़ समझकर कबूल करे तो उसने अल्लाह का रास्ता इख्तियार किया, और अगर कोई मेरी दावत को मुस्तरद कर दे तो मैं सब्र करूँगा यहाँ तक कि अल्लाह मेरे और उसके दरमियान फ़ैसला कर दे, और अल्लाह ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ऐ मेरे भाई, यही आपके लिए मेरी वसीयत है और मेरी तौफ़ीक़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की जानिब से हैं और उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की जानिब मुझे पलटना है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस वसीयत और इससे कबल वलीद से गुफ्तगू के ज़रिए अपने फ़ैसले और क़याम यानी स्टैंड लेने के असबाब और आइंदा जो आपकी पॉलिसी थी उसको मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दिया। वसीयत तहरीर करने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर मस्जिद नबवी में हाज़िर हुए। सबसे पहले अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आपने सलाम पेश किया। फिर अपनी वालिदा माजिदा खातून जन्नत सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में तशरीफ़ लाए। उसके बाद अपने भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस में तशरीफ़ लाए और अलविदाई सलाम आपने पेश किया। नाज़रीन कराम, एक जानिब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत माब में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पास से अदब से एक दबा सा शोर बुलंद हो रहा है जो किसी को अलविदा कहने वालों के आंसुओं की सूरत में है, दुआओं की सूरत में है, रुखसत होने वालों की जल्द वापसी के मनाजातों की सूरत में तरतीब पा रहा है। यानी यूँ कहिए कि फ़र्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, सादात की बस्ती की उजड़ने की खबर है, दरपेश है वो गम के जहाँ ज़ेरो ज़बर है, गुलचाक गिरेबा सबा खाक बसर है, गुल रो सिफत गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। ज़रूर सोचिए नाजरीन कि वो मौका क्या होगा, वो लम्हा क्या होगा कि जिनके लिए अल्लाह ने मदीने को सजाया, जिनकी वजह से अल्लाह ने मदीने को मदीना मुनव्वरा बनाया, जिनकी तवस्सुत से अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने की मिट्टी को खाके शिफा का रुतबा अता किया। आज वो नवासे अपने ख़ानदान के साथ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद हैं और आखिरी सलाम नाना जान को पेश करने के बाद, आखिरी सलाम पेश करने के बाद अपने मदीने को छोड़कर नाज़रीन मक्के की तरफ रवाना हो। साथ रहिएगा, अभी तो बड़ी कठिन मंजिलें हैं, वो मंजिलें कि जिनका बयान करते हुए नाज़रीन कलेजा मुँह को आता है। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपका हमारा हम सबका हामी नाशिर। आमीन। आया ना होगा इस तरह हुस्न
हुस्नो शबाब रेत पे। नाज़रीन, ख़ुसूसी सेगमेंट किस्से करबला आपने देखा और प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह